हेलो। हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सब ठीक होंगे। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं नितिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है क्लास 10 साइंस की, जिसमें हम ऑलरेडी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की लेक्चर 3 लेने वाले हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के घटक यानी फैक्टर्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण का मतलब होता है एक ऐसा दर्पण जिसकी सतह कैसी हो? वक्रीय। कैसी हो? वक्रीय। जो कि प्लेन ना होकर कैसा हो? वक्रीय, थोड़ा कर्व सरफेस में हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो बच्चों, जो मेरे गोलीय दर्पण है, ये होते हैं कितने प्रकार के? 2। कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार के। पहला अवतल दर्पण और दूसरा है बच्चों उत्तल दर्पण। क्या बच्चों? पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। चलिए फटाफट समझते हैं अवतल और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिन दर्पण के या फिर जिन दर्पण यह बात करें जिस दर्पण का, थोड़ा सिंगल लेंगे इसको, जिस दर्पण का बाहरी भाग बाहरी भाग पर पॉलिश हो तथा भीतरी भाग की बात करें, भीतरी तल, ठीक है, तल बोल सकते हैं, भाग की बात है यहाँ पे। भीतरी तल परावर्तक तल हो, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, और हम इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी। समझते हैं कैसे? अवतल दर्पण की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। एक दर्पण है जो कर्व सरफेस में है, जो बाहर से पॉलिश है और अंदर से पूरा परावर्तक है। इसमें आने वाली जो भी जितनी भी प्रकाश किरणें होंगी वो परावर्तन यानी कि दर्पण के चिकने पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद सारे किरणें लौटकर एक ही जगह पर केंद्रित होंगी। क्या बच्चों? सारे किरणें लौटकर एक ही जगह पर केंद्रित होंगे। और बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के बाद अगर किरणें एक जगह पर केंद्रित हो रही हैं, तो इस गुण के कारण इस दर्पण का नाम होता है क्या? अभिसारी दर्पण। क्या? अभिसारी दर्पण। यानी अभिसारी दर्पण वो दर्पण होते हैं जो परावर्तन के पश्चात किरणों को एक जगह पर एकत्रित कर देते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अब बच्चों, इसी प्रकार से समझते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए, जिस दर्पण की दर्पण का बाहरी तल परावर्तक तल हो तथा भीतरी तल पर पॉलिश हो। क्या हो बच्चों? पॉलिश हो। इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। पहले बच्चों, आपका उत्तल दर्पण कुछ होता है इस प्रकार से। ठीक है, आपका उत्तल दर्पण
मैंने क्या कहा, इसके बाहरी सतह कैसा होगा, परावर्तक। बाहरी सतह प्लेन सरफेस है, वो परावर्तक तल है। और जो भीतरी तल कैसी है, पॉलिश। अन्य तल बच्चों क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। ठीक है, इसे क्या वो कहते हैं, अपसारी। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, क्या होती हैं बच्चों, आपतित होती हैं, तो ये आने वाली सभी प्रकाश किरणों को दूर यानी बाहर की तरफ परावर्तित कर देता है। क्या करता है, बाहर की तरफ परावर्तित कर देता है। इस कारण इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, जो भी प्रकाश किरणें आई थी, परावर्तन के बाद क्या हुआ, एक बिंदु से क्रॉस होकर निकल गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी प्रकाश किरणें बच्चों आएंगी वो सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फैल जाएंगी। यहाँ पे किरणें क्या हुई है, एकत्रित, इसलिए इसका नाम है अभिसारी दर्पण। और बच्चों यहाँ पे किरणें क्या हुई है, फैल गई है। क्या हुई है, फैल गई है। इसी कारण हम इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, गुड। ये हो गया अपना गोली दर्पण। अब हम पढ़ेंगे अपने गोली दर्पण के घटक के बारे में। आप इनमें से जो भी आपको ठीक लगे उसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अपने अगले टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण के घटक। क्या बच्चों, गोलीय दर्पण के घटक। यहाँ पे हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ना है जो हमारे लिए पढ़ना और समझना बेहद जरूरी है। प्यारे बच्चों, जो मैं लाइन यहाँ बोलूंगा उस लाइन को आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, और चाहे तो आप वीडियो स्लो या पॉज करके उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, चीजों के नोट्स बनाते रहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि ये चीज आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों, इसमें पहला हमें पढ़ना है ध्रुव। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल। फिर हम पढ़ना है बच्चों वक्रता केंद्र, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों वक्रता त्रिज्या, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन बच्चों अपना जो अगला पॉइंट है जिसका नाम है मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों, तो फिर हम पढ़ेंगे अपना मुख्य फोकस, उसके बाद पढ़ेंगे अपना फोकस दूरी, उसके बाद वस्तु की दूरी, फिर बच्चे पढ़ेंगे अपना यहाँ पे क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, कहां बनता है, सारी चीजें, उसके प्रकार, लास्ट में बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हमें इन सारे पॉइंट्स को कवर करना है। मैं चाहूंगा ये पॉइंट आपके जल्द से जल्द आसान भाषा में आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चलिए पहले हम दो फिगर बनाएंगे। यहाँ पे अपना एक फिगर होगा ओके, अपने इस दर्पण का नाम बच्चों क्या है, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि ये बाहर से पॉलिश है, अंदर से परावर्तक, साफ प्लेन। बच्चों इस दर्पण का नाम क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि ये अंदर से पॉलिश है और बाहर से परावर्तक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इन सभी पॉइंट को हमें समझना है यहाँ के एग्जाम्पल से। ठीक है, तो बच्चों पहले हेडिंग क्या अपनी, ध्रुव यानी पोल, समझते हैं। तो बच्चों जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, प्यारे बच्चों, ध्रुव, ध्रुव का मतलब किसी दर्पण के
परावर्तक तल का, क्या, किसी दर्पण के परावर्तक तल के भौगोलिक मध्य बिंदु, क्या, भौगोलिक यानी जोग्राफिकली इसका जो मेन सेंटर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुव, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है क्या बच्चों, किसी दर्पण के परावर्तक तल के भौगोलिक मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। क्या, दर्पण के भौगोलिक मध्य बिंदु के क्या कहते हैं, दर्पण को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, सुनिए ध्यान से। प्यारे बच्चों, ये जो दर्पण है, ये दर्पण जिस गोले का भाग है, अब ये कर्व सर्कल तो सीधा किसी में काट के बनाया होगा गोले में से, ठीक है, तो जो दर्पण है जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र, क्या, गोले दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सेम यहां पर भी जो गोले दर्पण है, ये गोले दर्पण जिस गोले का भाग होगा, जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र, गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र यानी कि सी। ठीक है बच्चों, दो पॉइंट पूरे फटाफट से पढ़ते हैं इनको। क्या, पहला पॉइंट क्या है, ध्रुव, दर्पण के भौगोलिक केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं और दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों वक्रता त्रिज्या, समझते हैं क्या होती है। पहले बच्चों इसकी दो परिभाषा मेन है, सुनो ध्यान से फटाफट से। पहली परिभाषा क्या है, सी और पी यानी वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो आप ये समझ सकते हैं क्या कि दर्पण जिस गोले का भाग है, क्या, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यानी सीधी बात है P और C के बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चों मुख्य, समझते डाउट क्या होता है। तो पहले बच्चों वह काल्पनिक रेखा, ऐसी रियल में रेखा नहीं होती, इसे क्या मानते हैं, काल्पनिक, जस्ट इमेजिनरी। ठीक है, पहले बच्चों वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण के ध्रुव P और मुख्य ये क्या है, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, क्या, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे हम, दैट इज कॉल्ड मुख्य अक्ष। बच्चों क्या कहेंगे हम इसे, हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चों अपना मुख्य फोकस, मतलब क्या होता है। तो पहले बच्चों जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्या, प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएंगी और वहां से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे लाइन क्या होगी कि उत्तल दर्पण में जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होंगी उसे ही हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में किरणें सच में मिलती हैं मुख्य अक्ष पर और यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चों अपना फोकस दूरी। पहला बच्चों मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के जो बीच की दूरी है इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। सीधी बात है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। सेम यहाँ पे फोकस और ध्रुव बीच की दूरी क्या कहेंगे बच्चों, इसकी बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। अगला बच्चों वस्तु की दूरी। तो पहले बच्चों
जहां से प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा हो, या फिर एक ऐसी वस्तु जो प्रकाश का परावर्तन कर रही है, या फिर जिसके द्वारा प्रकाश आ रहा हो। तो प्यारे बच्चों, उस वस्तु को हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे वस्तु, क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वस्तु। यानी प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश आ रहा हो, या फिर कोई ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश टकरा कर आ रहा हो, उसे ही हम यहाँ पे वस्तु यानी ऑब्जेक्ट मानेंगे। अगला बच्चों, प्रतिबिंब। समझते प्रतिबिंब क्या होता है? तो पहले बच्चों, इस दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या, दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हैं, जिस बिंदु से मिलती हैं, इस बिंदु से मिलती हैं। तो देखिए, एक ये किरण आई है और ये किरण, दोनों क्या मिली यहाँ पे, तो मैच हुई है, ए डैश और बी, ए डैश। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों किरणें आपस में मिली हैं, तो यहाँ पे क्या मानेगा अपना प्रतिबिंब। यानी कि प्यारे बच्चों, दर्पण से सुनिए, ये बात जो कह रहा हूं उसको सुन दिया, उसको नोट कर लीजिए चाहो तो। दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु से मिलती हैं, वहां पर अपना प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब जो प्रतिबिंब है ये होगा दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होगा आभासी प्रतिबिंब, प्यारे बच्चों दूसरा होगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, पहला आभासी, दूसरा वास्तविक। चलिए फ्रॉड समझते हैं दोनों क्या होते हैं। आभासी प्रतिबिंब बच्चों क्या होगा, किरणें का आभास होता है कि मिल रही है, यानी कि दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें अगर वास्तव में ना मिले या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, यहां पर क्या होंगी, किरणें क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत हो, क्या हो, मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जो यहां पे क्या होगा, किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है, मिलती है बच्चों, वास्तव में मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात सच में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे इन चीजों में जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो बनेगा दर्पण के आगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है बच्चों, लास्ट पॉइंट समझते हैं प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, जहां पे प्रतिबिंब बनेगा वहां से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, और उसे कैसे नोट करेंगे हम, v से। किससे? v से। यहाँ पे ध्यान दें, जो f है, f क्या है मेरा, फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब बताऊंगा अभी। u क्या होती है, वस्तु की दूरी, और बच्चों v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, फोकस दूरी मतलब देखिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ बच्चों जितनी भी दूरियां होंगी उन सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से काउंट या फिर नापा जाएगा कि हाँ दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां होंगी। चाहे आपके भगत त्रिज्या हो वो भी दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी, फोकस दूरी भी दर्पण के ध्रुव से और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, वस्तु की दूरी भी वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी, और बच्चों प्रतिबिंब की दूरी भी प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी में ही नापी जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके सारे के सारे क्या, दर्पण के, गोली दर्पण के घटक। पहले हमने पढ़ा ध्रुव। ध्रुव बच्चों क्या होता है, एक बार पूरे को समराइज कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट 2 मिनट के अंदर जल्दी से चलो। ध्रुव बच्चों क्या होता है, दर्पण के भौगोलिक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र बच्चों क्या होता है, दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा, कौन सी रेखा, काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला मुख्य फोकस, दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
जहां से वो गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला बच्चों, फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। अगला है वस्तु। तो समझते वस्तु क्या होती है, जहां से जिस प्रकाश स्रोत से लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, या फिर जिस वस्तु से प्रकाश होके आ रहा है, परावर्तित होके आ रहा है, उसे वस्तु कहेंगे। और वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहेंगे। फिर बच्चों प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। अगर किरणें सच में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब, और ये बनता है दर्पण के आगे। और किरणें सच में ना मिले, मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और ये प्रतिबिंब बनता है बच्चों दर्पण के पीछे। आखिरी पॉइंट बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को ही कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना आज का पॉइंट। आई होप आपको चीजें अच्छे से और बेहतर तरह समझ में आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसकी चीजें और चीजें जानेंगे। ठीक है, हम अब जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है उत्तल दर्पण में, और कौन कौन सी कंडीशन होती है अवतल दर्पण में। वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, काफी चीजें हम सीखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, तो बस चैनल से जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक जो हमारे ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं, उन लेक्चर को जरूर देखिए, और सभी के नोट्स बनाना कंपलसरी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।